या लेट मी रिकॉर्ड दिस सेशन। आज की इस क्लास में हम विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम टिंटन अबे है उस पर हम डिटेल बात करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखा था जिसका पूरा टाइटल है लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो टिंटन अबे है इट्स अ वेल नोन पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसका जो फॉर्म है ड्रामेटिक लिरिक है। टाइटल और पूरा क्या करता है, ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग, और किसमें किस नदी का जिक्र किया गया, वाई नदी का, ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। और यह वो टूर पे गए थे कब, 1798 ईस्वी में। तो हियर यू फाइंड कि हम लोग जो बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वेल नोन पोयम है जिसका नाम टिंटन अबे है। उस पोयम की बात करें, पोयम का पूरा टाइटल क्या है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे on revisiting the banks of the Wye during a tour July 15, 1798, commonly referred to as टिंटन अबे। उसको किसके नाम से जाना जाता है, टिंटन अबे के नाम से। इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ रोमांटिक पोइट्री रिटन इन 1798। कब लिखा गया था, 1798 में लिखा गया था। किस में पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलड में पब्लिश हुआ था। इसमें किस चीज को, इन इट इनकैप्सुलेट्स वर्ड्सवर्थ फिलॉसफी ऑफ नेचर। इसमें पूरी पोयम में वर्ड्सवर्थ का जो फिलॉसफी ऑफ नेचर है उसको लेकर के बात की गई है, मेमोरी को लेकर के बात की गई है, ह्यूमन हार्ट को लेकर के बात की गई है। बिलो इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पोयम, और इसमें जो बात की गई है उसकी क्या क्या थीम को, स्ट्रक्चर को, सम ऑफ इट्स मोस्ट फेमस लाइंस को भी लेकर के जो है क्या बताया गया कि टिंटन अबे इज अ रिफ्लेक्टिव मेडिटेटिव पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। किसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है और आयाम्बिक मीटर में। और ये जो पोएम है ये आयाम्बिक पेंटामीटर में है। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें 5 फीट या 10 सिलेबल होगा। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, फॉलोइंग सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। इट वॉज कंपोज आफ्टर वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द रूम्स ऑफ टिंटन अबे। करें ये पोयम तब कंपोज किया गया जब वर्ड्सवर्थ जो क्या किए थे, रिविजिट किए थे। पहली बार 1793 ईस्वी में उस जगह पे गए थे, दोबारा वो 1798 ईस्वी में। जगह का क्या नाम है, टिंटन अबे नाम है। टिंटन अबे क्या है, एक पोयम है। किस फॉर्म में लिखा गया, ड्रामेटिक लिरिक में लिखा गया है। जो टिंटन अबे पोयम है जो ड्रामेटिक लिरिक में लिखा गया है, उस पोयम को अगर देखा जाएगा तो उस जगह पे वो पांच साल पहले 1793 में गए थे, फिर दोबारा 1798 ईस्वी में जाते हैं और उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी वहां पे गई हुई है। पोयम में क्या है, फिलॉसफी ऑफ नेचर है, मेमोरी की बात है और ह्यूमन स्पिरिट की बात की गई है। आगे लिखा गया कि इट वाज कंपोज्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द रूम्स ऑफ टिंटन अबे, अ मेडिवल सिस्टेरियन मोनास्ट्री इन द वाई वैली। वहां पे कौन सी वैली, वाई वैली है, वाई नाम की नदी है। और ये कहां पर है, वेल्स नाम की जगह पर है। किसके साथ गए थे, विद हिज सिस्टर डोरोथी के साथ। द पोएम इज नॉट डायरेक्टली अबाउट द अबे इटसेल्फ बट रादर अबाउट द लैंडस्केप सराउंडिंग इट एंड पोएट्स इमोशनल एंड फिलोसफिकल रिस्पॉन्स। पोएम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस जगह को देख करके वर्ड्सवर्थ में उसके प्रति जो इमोशन जगा, इमोशनल एंड फिलोसफिकल, और उसको देख करके वर्ड्सवर्थ में जो दर्शन का भाव डेवलप हुआ, उस रिस्पांस को पोयम में बताया गया है। पोयम में कोई रिलीजियस बात नहीं की गई है, ना तो किसी तरह के चर्च की बात की गई है, ना किसी मठ की बात की गई है, बल्कि वर्ड्सवर्थ क्या थे, वो तो वर्शिपर ऑफ नेचर थे, प्रकृति के उपासक थे। तो वो जगह इतनी खूबसूरत है कि एक तरह से वहां पे क्या है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, और वर्ड्सवर्थ को लगता है कि इन सब के बीच में रह करके वह कुछ सीख रहे हैं। वर्ड्सवर्थ मटेरियलिस्टिक लाइफ से नहीं सीखना चाहते थे, शहरी जीवन से उनको नफरत थी, या नफरत अगर कहा जाए कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ था, इंडस्ट्रियल लाइफ था, जो शहरी जीवन था, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनको लगता था कि ये सब चीजें हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं। He was interested in what? He was interested in natural life, natural objects, उसमें उनका इंटरेस्ट था। It marks a shift from Wordsworth's earlier, more youthful engagement with nature to a mature, introspective understanding influenced by the romantic emphasis on emotion। और इसमें किस पर जोर दिया गया, इमोशन, भावनाओं पर, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत सोच पर, एंड द सबलाइम थॉट, और जो अच्छे विचार है, सूक्ष्म विचार है, उसको लेकर जोर दिया गया। इसमें दिखाया गया कि वर्ड्सवर्थ जब बचपन के वर्ड्सवर्थ थे अब वैसे नहीं रह गए हैं। बचपन में वर्ड्सवर्थ केवल एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर देखते थे, लेकिन अब जब वो 5 साल बाद टिंटन अबे में आए हुए हैं तो उनको टिंटन अबे का रूप और रंग बदला बदला सा नजर आ रहा है। उसमें वो दर्शन पाते हैं, उसमें वो पैंथिज्म को देखते हैं, मिस्टिसिज्म को देखते हैं,
और इवन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे नेचर गाइड है, गार्जियन है, केयर टेकर है, सब कुछ हमें यहीं से मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि हमें अपने दिल को नेचर में जमा कर देना चाहिए, और सच्चे दिल से जो आदमी सच अपना अपना दिल या अपना सारा चीज नेचर में जमा कर देता है, नेचर कभी ऐसे इंसान को धोखा नहीं देती है। द पोयम इज बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल। पोयम व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए कि वर्ड्सवर्थ की लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह एक यूनिवर्सल मैसेज देता है। ब्लेंडिंग ऑटोबायोग्राफी भी है विद ब्रॉडर रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विद नेचर। पूरे पोयम में यही बात की गई है, मानव का प्रकृति से क्या संबंध होना चाहिए, कैसा है। It was written during a period of political disillusionment for Wordsworth, who has been an ardent supporter of the French Revolution but grew disenchanted with its violent turn. This context informed the poem's turn inward. कह रहे हैं कि जब ये पोयम उन्होंने लिखा तो उस समय उनको राजनैतिक रूप से अगर देखा जाए, उनकी जो सोच थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। 89 के बाद 90 और 91 वो टूर पे जाते हैं, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के, वहां के टूर पे जाते हैं, और जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसको बहुत करीब से देखते हैं। उस समय उनको बहुत खुशी का एहसास हुआ था, लेकिन बाद में वह फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से मुतासिर नहीं हो पाते हैं, और फिर उनका जो सोच होती है वो पॉलिटिकल ना होकर फिलोसफिकल हो जाती है। नेचर में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, नदियां, पहाड़, झरने, ओपन एरिया, ओपन फील्ड, स्टेरी नाइट, चर्पिंग ऑफ द बर्ड, गर्गलिंग साउंड ऑफ द रिवर, क्लाइंबिंग ऑफ द मून, ब्लोइंग ऑफ द एयर, इन सब चीजों में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और केवल उसको देखते नहीं है, बल्कि उनमें उनसे उनका हार्टली अटैचमेंट होता है, उनसे उनसे अटैचमेंट जो होता है ओपन हार्ट, ओपन माइंड, सोल का होता है। और एक ऐसा रिलेशन है जिसको कि उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी नेचर के लिए, नेचर ह्यूमैनिटी के लिए। फिर आगे उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर, हाँ, पोयम में पूरा आगे कहते हैं कि दिस कंटेंट इन्फॉर्म द पोयम्स टर्न इनवर्ड, की पोयम में आंतरिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। सीकिंग सोलेस, उनको जो है नेचर में ही क्या होता है, आराम मिलता है, रादर देन इन पॉलिटिकल आइडियाज, ना कि राजनीतिक विचारों में। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम की बात करें तो पोयम में 159 लाइन है, एक क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। डिवाइडेड इनटू 5 वर्ड्स पैराग्राफ, ये 5 पैराग्राफ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पोयम में 159 लाइन है, 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। फॉर्म क्या है? फॉर्म आपका जो है ड्रामेटिक लिरिक है। पोएट के साथ दूसरा कौन है? उसकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ है। किस नदी का जिक्र है? वाई नदी का जिक्र है। पोयम का थीम क्या है? रिलेशनशिप ऑफ नेचर विद ह्यूमन, और मेमोरी को लेके बात की गई, ह्यूमन स्पिरिट को लेकर के बात की गई। पहला जो पैसेज है वो 1 से लेकर के 22 तक है, जिसमें वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं वाई वैली को, उसकी सीनरी को, उसकी सेटिंग को, और उसके स्टेज को फॉर हिज मेडिटेशन, कि उन सबको देख करके वो कितना मुतासिर होते हैं, या कितना वो सब चीजें प्रभावित उनको करती हैं। तो पूरा पोयम 159 लाइन में है। कितने पैराग्राफ में? 5 वर्ड्स पैराग्राफ में। लाइन नंबर 1 से लेकर 22 तक किसके बारे में जिक्र किया गया है? वैली, वाई वैली को, जो वाई नदी उसको लेकर के। फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उसको आप कह सकते हैं मेमोरी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। वो अपने उस समय को याद करते जब वो 5 साल पहले यहाँ आए थे, और उस समय ने उनको कैसे प्रभावित किया, और आज वो नेचर से कैसे प्रभावित, मतलब 5 साल पहले का टिंटन अबे और आज के टिंटन अबे में क्या अंतर आया, इसका जिक्र वो करते हैं लाइन नंबर 23 से लेकर 57 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। He reflects on how memories of this landscape have sustained him during 5 years of absence। कितने साल का एब्सेंस रहा है? 5 साल का एब्सेंस रहा, इसीलिए वो लिखते भी 5 years है, पास्ट 5 summers विद द लेंथ एंड अगेन आई है। 5 साल कब था? 1793 में। दोबारा कब में? 1798 में। तीसरा हिस्सा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ पर्सपेक्टिव, लाइन 158 से लेकर के 111 तक है। उनका जो नजरिया है उसमें क्या बदलाव आता है। द पोएट कंट्रास्ट हिज यूथफुल पैशनेट कनेक्शन टू नेचर विच इज करेंट मोर फिलोसफिकल। वो कहते हैं कि जब वो 5 साल पहले आए थे तब वो यूथ थे, पैशनेट थे, उस समय उनका जो कनेक्शन था नेचर से वो आज वैसा नहीं। आज वो काफी गंभीर है, और वो काफी चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और आज नेचर उनको दूसरे ढंग से प्रभावित करती है। उनके ब्लड को प्रभावित कर रही है, उनके सोल को प्रभावित कर रही है, उनके अपनी सांसों को, हर चीज को प्रभावित कर रही है। दूसरे ढंग से वो नेचर को देखते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन में क्या करते हैं, लाइन्स 112 से 14 में वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा 112 से 134 में वो कहते हैं नेचर गाइड है, गार्जियन है, हमें तमाम नसीहतें नेचर से मिलती है, मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड के रूप में बताते हैं। जो लास्ट वाला लाइन 135 से 159 उसमें उन्होंने अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को के बारे में बात की है और वो फ्यूचर में क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीद है, उसको लेके बात करते हैं। He turns to his sister, expressing hope that nature will guide her as it has him. The structure mirrors the movement of thought from sensory observation to introspection and finally to a hopeful vision of continuity through Dorothy. उसमें अगर आपने देखा ये पूरा सेक्शन ये इतना ही इंपॉर्टेंट रहा, काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उसमें वो वर्ड्सवर्थ को अपनी बहन को लेकर के फ्यूचर उनका कैसा होगा, नेचर से आंतरिक रूप से कैसे प्रभावित हुए, नेचर उनके लिए गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, इस उम्मीद के साथ वो जो है उस लाइन को 135 में बात करते हैं। पोयम में थीम क्या है, नेचर एज अ रीस्टोरी फोर्स। नेचर एक ऐसी ताकत है जो सारी चीजों को, जो आपकी चीजें हैं वो कभी बुलाती नहीं बल्कि रीस्टोर करती है, आपके अंदर हमेशा उसका संचार करती रहे, कभी भी ना खत्म होने वाली ऊर्जा देती है। नेचर एज अ रीस्टोरी सोर्स। वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स नेचर एज अ बाम फॉर द सोल। वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि आत्मा को शांति नेचर से ही मिलती है। कैपेबल ऑफ सूदिंग अर्बन वेरीनेस। अगर कोई आदमी जो है शहर की जिंदगी से थका हुआ है, भागा हुआ है, थका हुआ है, वह नेचर के में आपकी गोद में आकर के आराम कर सकता है। मॉरल कंफ्यूजन में अगर है तो सब कुछ उसको यहीं पे मिलेगा। द वाई वैली ब्यूटी, जो वाई वैली उसकी जो खूबसूरती है, ऑफर्स ए ट्रैंकिल रेस्टोरेशन। वह जो है एक ऐसी आराम ट्रैंकिल रेस्टोरेशन देती है जिसका कि शब्दों में नहीं, जिसका जिक्र किया जा सकता है। एंड रिफ्यूज, और आदमी को शरण भी मिलता है। द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो फीवर है, जो तमाम उतार चढ़ाव है, जो अनरेस्ट है, एंजाइटी है, जो एजिटेशन है, व्याकुलता है, चिड़चिड़ापन है, थकावट है, वियरीनेस है, बोर्डम है, इस इन सब चीजों से अगर आदमी को कहीं पे वो मिलता है तो नेचर में ही। दूसरा थीम क्या है, मेमोरी और टाइम का थीम है। तीसरा थीम क्या है, द सबलाइम एंड द स्पिरिचुअल थीम है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी थीम के रूप में है। इंटरपर्सनल बॉन्ड्स भी थीम के रूप में, तो ये सब उसमें थीम है। मेमोरी और टाइम में वर्ड्सवर्थ क्या बताते हैं, द पोयम एक्सप्लोर्स हाउ मेमोरी प्रिजर्व्स नेचर्स इन्फ्लुएंस, अलाउइंग पास्ट एक्सपीरियंसेस to shape the present and future. The 5 years gap since his last visit underscored this temporal layering. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल की बाद भी वो आते हैं, फिर भी नेचर में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो सब स्टोर्ड रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बात लेकर के की गई है और इंटरपर्सनल बॉन्ड। द पोयम्स क्लोजिंग एड्रेस टू डोरोथी, करे पोयम का जो क्लोजिंग होता है वो डोरोथी के एड्रेस से होता है, एम्फेसाइजिंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। और उनको लगता है कि जो डोरोथी आज महसूस कर रही है, कभी वर्ड्सवर्थ भी बच्चे थे या डोरोथी की उम्र के थे, तो जो खुशियां डोरोथी के चेहरे पर नजर आ रही, जो चमक उसकी आंखों पर नजर आ रही, वर्ड्सवर्थ ने भी ऐसे ही महसूस किया था। एंड द होप दैट नेचर्स लेसन विल इंड्योर अक्रॉस जनरेशन। और वो कहते हैं कि जो नेचर है वो हमेशा जो है क्या करता है, एक जनरेशन को नहीं, आने वाली सारी जनरेशन को मुतासिर करता रहता, चीजें देता रहता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उन्होंने बताया हुआ है, जैसे 5 years है पास्ट विद द लेंथ एंड अगेन आई हियर आर 5 लॉन्ग विंटर्स। ये ओपनिंग लाइन है, अगर आप देखेंगे उसमें यहाँ पे बातें बताई गई है। उसके बाद लाइन नंबर 3, 4 है, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग व्हेन अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर। जब वो देखते हैं, आते हैं नेचर से, तो देखते हैं कि एक स्प्रिंग है, आप कह सकते हैं कि झरना है, और झरने से पानी कैसे लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, तो उसकी आवाज को, उसके गति को, पानी के लुढ़कने को, उसकी खूबसूरत आवाज को जो माउंटेन से नीचे की ओर आ रहा है, उसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है। वही कहते हैं, दिस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाई रिवर का इंट्रोड्यूसेस द पोएम सेंसेसरी एंगेजमेंट विद नेचर। The soft inland murmur suggests a gentle, almost conversational quality aligning with Wordsworth's view of nature as a communicative living entity. This imagery is precise. आपको important शब्दों पर जाना है, मतलब लाइन पर जाना है, कौन कौन सी है। And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense of sublime, of something far more deeply interfused. Lines 93 से 96 है। These lines are among the force
immanent in nature, inspiring both art, distress and joy. The phrase something far more deeply interfused. So a next line of far, I have learned to look on nature not as in the arts of thoughtless youth, but hearing other times the still side music of humanity. फिर आगे द स्टिल साइड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ पॉइजनट मेटाफर फ्रॉम द क्वाइट for the quiet yet persistent presence of human sorrow. These shifts mark the poem's emotional depth, showing how nature fosters empathy. करें जो स्टिल साइड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है बताता है कि मानव के जो दुख दर्द है एक दिन में नहीं हमेशा रहे, जब जितनी जनरेशन रही उसने हमेशा दुख दर्द को सहा है, लेकिन इस दुख दर्द का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं, नेचर सारे घावों को, सारे दुखों को, सारी चीजों को भर देती है। नेचर हमेशा जो है इसका काम करती है, फीलिंग का काम करती है। फीलिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सारी घावों को, सारी चीजों को नेचर भरती है। नेक्स्ट लाइन है नार विल दाउ देन फॉरगेट दैट आफ्टर मेनी वैंडरिंग्स many years of absence these steps themselves and for thy sake, लाइन 155 से 159 तक का ये चीजें रही है। और क्या क्या है उसका लिटरी डिवाइस क्या है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, इमेजरी, ये सब बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। इमेजरी भी खूबसूरत है इसमें, अगर आप देखेंगे उसका जिक्र है, आपको कुछ अपने आप से भी पढ़ना पड़ेगा। इमेजरी में देखिएगा विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाई वैली है, वाइल्ड सेक्लूटेड सीन्स है, हेज रोज है, पेस्टोरल फार्म्स है, ऑल दीस थिंग्स यू विल गो। तो ये चीजें थोड़ा सा खुद से पढ़िएगा, मैं ज्यादातर मोटी मोटी बातें आपको बता दे रहा हूँ। Nature's transformative power as outlined in the preface of Lyrical Ballad. उन्होंने क्या किया था, इसका आउटलाइन जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में भी नजर आता है। इट एंटिसिपेट्स लेटर रोमांटिक थीम्स सच एज द इंटरप्ले ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन इन कॉलिस वर्क्स ऑफ शेलीज ट्रांसेंडेंटल विजन। क्रिटिक्स लाइक एम.एच. अब्राहम्स हैड नोटेड इट्स रोल इन एस्टैब्लिशिंग द ग्रेट रोमांटिक लिरिक्स। एम.एच. अब्राहम्स का ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, उन्होंने कहा था कि जितना भी ग्रेट रोमांटिक लिरिक आया हुआ है वो केवल इस पोयम की वजह से आया हुआ। इसके पढ़ने के बाद लोगों ने देखा कि लिरिक कैसे लिखा जाता है। अ फॉर्म दैट ब्लेंड्स पर्सनल मेडिटेशन, और एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पर्सनल के साथ साथ यूनिवर्सल मैसेज दिया गया है। द पोएम आल्सो इनवाइट्स इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रीडिंग्स। इट्स एम्फेसिस ऑन नेचर्स restorative role resonate with modern environmentalism, while its exploration of memory prefigures psychological theories of recollection and identity. Feminist critics have examined Dorothy's role, nothing her relative silence as reflective of gender dynamics, though other argues the presence symbolizes home and continuity। कंक्लूजन आपको पढ़ना जरूरी है। टिंटन अबे इज अ रिच मल्टी लेयर्ड पोयम दैट वीव्स टुगेदर सेंसेसरी एक्सपीरियंस, फिलॉसफिकल है, इमोशनल इंटीमेसी है। इट्स फेमस लाइन पार्टिकुलरली दोज कैप्चरिंग द सबलाइम presence in nature and the sad music of humanity distill Wordsworth's vision of nature as both personal refuge and a universal force. Through its meditative structure and evocative language, the poem invites readers to reconsider their own रिलेशनशिप विद द नेचर वर्ल्ड, मेमोरी एंड टाइम। तीन चीजें, नेचर वर्ल्ड, मेमोरी और टाइम। इट्स enduring power lies in the ability to speak to both in individual heart and the collective human spirit, making it a timeless masterpiece। तो ये तो हो रहा है, और ये ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी रहा, जो मैं कल बात करूंगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो मोटी मोटी बातें हैं आपको जो ध्यान में रखना है कि पोयम जो है किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। पोयम में कितनी लाइन है, 159 लाइन है। पोयम में किस नदी का जिक्र है, वाय नाम के रिवर का जिक्र है। पोयम में किसको लेकर के बात की गई, नेचर को लेकर के, मेमोरी को लेकर के, टाइम को लेकर के बात की गई है। नेचर का जब बात की जाती है तो नेचर का रिलेशनशिप विद ह्यूमन, या ह्यूमन का जो रिलेशनशिप नेचर उसको लेकर के। नेचर एज अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स। नेचर जो है उनके ब्लड को प्रभावित करता है, और नेचर वो पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म, नेचर में वो देखते हैं सोलेस, कंफर्ट, जॉय, प्लेजर। और कहते हैं कितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ से आदमी थका होगा, अगर वो नेचर के गोद में आ जाए, नेचर के पास आ जाए, तो नेचर सारे घावों को भर देती है। नेचर एक मरहम का काम करती है। ये सारी बातें उन्होंने बताया होगा। उन्होंने अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ का भी जिक्र किया हुआ है, उनके बचपन का, उसमें जो चमक उनकी आंखों में देखते, कहते हैं वंस आई वाज लाइक डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड what the we can say ki what the impact of nature we see
upon Dorothy, the same thing we got in our early days when I was at the age of Dorothy। इसको लेके उन्होंने बात किया हुआ है। 159 लाइन में लिरिक फॉर्म में है। टिंटन अभी कोई चर्च नहीं है, कोई मॉन्क का ऐसा कोई जगह नहीं है, बल्कि वह एक नेचुरल प्लेस है। वर्ड्सवर्थ को उन्हीं नेचुरल चीजों से प्यार था, उस चीज को देखने वो गए थे 1793 में, फिर रिविजिट करते हैं। तो आई हैव डन। और फिर से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये